Unit 7, Chapter 11, Dual Nature of Matter and Radiation. This is the second video of this chapter. In this video, we will discuss about dual nature of radiation and matter, de Broglie wave, de Broglie wavelength of electron, and Davison and Germer experiment. Basically, in previous video, we will discuss about photoelectric effect, and in this video, we will discuss about de Broglie. So, what is dual nature of radiation and matter? So, first of all, radiation also have dual nature, wave nature and particle nature. Wave theory of EM radiation, electromagnetic radiation, we already discussed, and we get the phenomena of interference, diffraction and polarization. And particle theory of radiations gives us the successful explanation of photoelectric effect, Compton effect, black body radiations and X-ray spectra. It means radiation follow both nature, ray nature and wave nature and particle nature. Now, de Broglie. De Broglie is a famous scientist who gave the contribution toward the particles. The previous one is for radiations. Now, for the particles, de Broglie gives that the electron, proton, neutron also follow dual nature. They can assumed as particle and they also associate a wave. It means radiation भी dual nature follow करता है और particle भी या matter भी dual nature follow करता है. पार्टिकल या मैटर अपना एक पार्टिकल नेचर तो फॉलो करता ही है और उसके साथ एक एनर्जी की वेव भी एसोसिएट होती है और उसी को डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं. सो रेडिएशंस के लिए तो हम डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन पढ़ चुके हैं. रेडिएशन अगर हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी में तो यहाँ पैकेट के फॉर्म में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं जहाँ फोटोन था. कॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, एक्सरे स्पेक्ट्रा है, ये हायर क्लासेस में मिलेंगे. यहाँ पर रेडिएशंस का हम क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं. नाउ इस चैप्टर के लिए हमारे पास मेन फोकस है डी ब्रॉगली और डी ब्रॉगली ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को एसोसिएट किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव? डी ब्रॉगली ने बोला जब भी कोई पार्टिकल साथ चलता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, एक वेव एसोसिएट होती है और उसकी वेवलेंथ भी होगी और उसको कुछ जगह पे वेव पैकेट भी नाम दिया गया है. जहाँ पार्टिकल वहाँ होगा वहाँ उसके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी हो सकता है, तो एक पल्स के तरीके से चलेगी. सो व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव? According to de Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. A wave can guide the motion of particle और उस वेव से उस पार्टिकल के कहाँ जा रहा है उसकी पोजीशन का और डायरेक्शन का, मोमेंटम का पता पड़ता है. So the wave associated with a moving material particles are known as de Broglie wave या मैटर वेव. मैटर वेव को ही हम डी ब्रोगली वेव बोलते हैं. पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसी को हम डी ब्रोगली वेव बोलते हैं. बुलेट फायर करते हैं तो उसके साथ एनर्जी होती है, उसके साथ जो वेव एनर्जी होगी दैट इज डी ब्रोगली वेव. सो व्हाट कैन बी द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेव? छोटा सा एक्सप्रेशन है. दो थ्योरीज के दो फॉर्मूले लेके चलते हैं हम. क्वांटम थ्योरी के फॉर्मूले के हिसाब से E इक्वल टू एच न्यू और V इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. सो E इक्वल टू एच, न्यू की जगह पे हमने C अपॉन लैम्डा रख दिया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ये हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, E इक्वल टू mc स्क्वायर, फेमस फॉर्मूला ऑफ आइंस्टाइन विच रिलेट द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी. दोनों को इक्वेट कर दें. सो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एक सी कट जाएगा और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी और एम सी यहाँ मोमेंटम मान सकते हैं, पी इक्वल टू एम वी होता है. यहाँ सी स्पीड ऑफ लाइट मोमेंटम है तो पी इक्वल टू एम सी, सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. ये दोनों फॉर्मूले हमारे वेवलेंथ को कंसीडर कर रहे हैं. अब अगर कोई पार्टिकल है जिसकी सी वेलोसिटी नहीं है, वी वेलोसिटी है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेव. व्हाट द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेव? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेव. इस फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा. और इससे हमें पता पड़ रहा है कि अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेलोसिटी जीरो कर दी तो वेवलेंथ इनफाइनाइट हो सकती है. एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है. तो क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं इससे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. इट मींस जो पार्टिकल फास्टर मूव करेगा उसकी वेवलेंथ कम होगी और जो पार्टिकल स्लोअर मूव करेगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी. If the particle is at rest,
अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो वेवलेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि विजिबल नहीं होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल, इसका मास सबसे ज्यादा होता है, तो इसकी अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे कम आएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल से कम होता है 4 टाइम्स, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा आएगी। और अगर हम इसके बाद निकालना चाहें और इससे कम देखें तो प्रोटॉन से भी कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और ज़्यादा आएगी। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे लाइटर पार्टिकल की। तो सबसे लाइटर पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की उससे कम होगी, और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम होगी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। ये कभी कभी 1 मार्क में आपके आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जिसका मास ज़्यादा हो उसकी वेवलेंथ कम होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। यहाँ चार्ज का कोई रिलेशन नहीं है, तो चार्ज से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है, जो वेवलेंथ प्रोटॉन की है, वही वेवलेंथ हम न्यूट्रॉन की मान सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ सेम मानी जा सकती है। Now matter wave like electromagnetic waves can travel in vacuum, hence they are not mechanical wave. जो वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है वो इलेक्ट्रोमैटिक वेव है। लाइट या इलेक्ट्रोमैटिक वेव, वो मैकेनिकल वेव नहीं है। और मैकेनिकल वेव मतलब जो पार्टिकल रखती हो, तो पार्टिकल वेव तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। सो मैटर वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। इनके लिए तो मीडियम चाहिए, क्योंकि एक्सिलेटिक चार्ज से प्रोड्यूस नहीं हुई। जो एक्सिलेटिक चार्ज से प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रोमैटिक वेव होती है। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो इसी के लिए हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वेवलेंथ हो सकती है। सो ई इक्वल टू, एक डेरिवेशन है इसका, फेमस डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ई इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। सो ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, के ई को हमने ई लिख दिया। अब अगर हम इसमें m का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं, और m इंटू वी को मोमेंटम लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। सो p इक्वल टू आ गया हमारे पास √2m e। नाउ लैम्डा इक्वल टू, इसके पहले हमने फॉर्मूला निकाला है h अपॉन p, डी ब्रोगली वेवलेंथ ही तो निकाल ली हमें। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। सो नाउ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m e। वेवलेंथ का फॉर्मूला h अपॉन √2m e। नाउ E एनर्जी का फॉर्मूला एक E इंटू वी भी होता है, ये हम इसके पिछले भी पढ़ चुके हैं। और ये W इक्वल टू क्यू इंटू वी से भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल के फॉर्मूले से। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी होगा, और W एक एनर्जी होगी, वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, तो E इक्वल टू ई इंटू वी। सो लैम्डा इक्वल टू आ गया h अपॉन √2m e v। इसमें से h प्लैंक कांस्टेंट, 2 एब्सोल्यूट कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर इन सब कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो फिर हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनता है लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं ये 1.227 अपॉन रूट वी मिलेगा, लेकिन वहाँ नैनोमीटर लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखिए, एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻10 होती है, और नैनोमीटर लिखा तो 10⁻9 रहती है। तो एक डेसिमल 1.227 के फॉर्म में मिल सकता है, तो वो नैनोमीटर होगा। और जहाँ 12.27 अपॉन रूट वी लिखा है वो एंगस्ट्रॉम होगा। तो यूनिट के साथ इसको चेक कीजिएगा। अब अगर हम केवल V है जिस पे डिपेंडेंसी है, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के केस में। अगर हम वोल्टेज 100 वोल्ट रख दें तो 100 का √10 होता है। सिंप्लीफाइड हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एक और वर्ड हमें याद रखना है जो आगे हमें काम आएगा, 54 वोल्ट। ये वोल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हम इसके बाद डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इफ V इक्वल टू 54 वोल्ट रख देते हैं तो फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम। is the derivation for de Broglie wavelength of electron। और सिंपल वे में आपको याद रखना है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m e स्मॉल e, और v यहाँ पे वोल्टेज है। और न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10। नाउ इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इतना फेमस एक्सपेरिमेंट क्यों है ये, क्योंकि इन्होंने ही
पार्टिकल और वेव नेचर दोनों के रिजल्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, और उन्होंने प्रूफ किया था कि अगर हम पार्टिकल नेचर लेके चलते हैं ब्रैग इक्वेशन का और वेव नेचर लेके चलते हैं डी ब्रोगली का, तो दोनों के जो आंसर आएंगे वो सेम आते हैं। मतलब एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देख सकते हैं जहां से हमें इलेक्ट्रॉन की एक बीम निकाल ली है, दैट इज ये जो पार्टिकल है, हमें इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन की बीम निकाल ली है, और ये लो टेंशन एल मीन्स लो टेंशन बैटरी है। तो सबसे पहले हमने इसको कनेक्ट किया, उससे एक इलेक्ट्रॉन की बीम, अब बीम नहीं निकलेगी यहाँ से, तो एक फुहार टाइप की फाउंटेन टाइप का निकलेगा। अब उसको हमें अलाइन करना है, तो अलाइन करने के लिए हम यहाँ कॉलीमीटर लगाएंगे। कॉलीमीटर मतलब हम इसके एक छोटी सी ट्यूब रखेंगे नैरो क्रॉस सेक्शन की, और उसको हाई टेंशन बैटरी से जोड़ देंगे, दैट इज HT हाई टेंशन। और हाई टेंशन बैटरी से जोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक अलाइन एक बीम के फॉर्म में बन जाएंगे। अब ये बीम जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो एक ऐसे क्रिस्टल जो एनाइसोट्रॉपिक होना चाहिए, या हमने निकल लिया है, इसकी एक अपनी एक एक्सिस होगी, मतलब इसके अंदर भी एक एक्सियल फॉर्मेशन चल रही होगी। तो एक एक्सियल क्रिस्टल होगा, एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल की किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर गिरेगी, और फिर ये बीम इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रैक्ट भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो अब हम इसके डायफ्रैक्टेड बीम को हम यहाँ ट्रेस करते हैं। एक हमने यहाँ मूवेबल कलेक्टर लगाया है, जो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा करंट देगी, और उस करंट को हम गैल्वेनोमीटर से ट्रेस कर लेंगे। और ये पूरा वैक्यूम चैम्बर के अंदर हो रहा है, जिससे कि इसमें कोई और डिफ्लेक्शन ना हो। एक बार फिर से देखते हैं, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी पूछा जा सकता है, केवल डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिलामेंट जो लो टेंशन बैटरी 40-50 वोल्ट पे चल रहा होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब इलेक्ट्रॉन्स तो फाउंटेन के फॉर्म में होंगे, तो इनको अलाइन करना है, तो हमने यहाँ एक कॉलीमीटर लगा दिया, एक ट्यूब जिसके बीच से एक नैरो पाथ है, और ये इस ट्यूब को हमने हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस हायर पोटेंशियल की वजह से एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। नाउ इट कैन कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन बीम एक निकल क्रिस्टल जो एनाइसोट्रोपिक है, वाई वी विल टेक निकल बिकॉज इट इज एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल, इसकी अपनी एक्सेस होती है, और इसका जो डी आएगा 0.91 एंगस्ट्रॉम, वो भी हमारे इस प्रैक्टिकल को प्रेफर करेगा। तो जैसे इसके ऊपर गिरेगी तो डायफ्रैक्ट होगा, और डायफ्रैक्शन के बाद इस बीम को ट्रेस करना है हमें कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो उसको काउंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए एक मूवेबल कलेक्टर लगाए, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है, और ये यहाँ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूरे एंगल में घूम सकता है, और इसको हम थीटा के फॉर्म में चेक करेंगे कि कितने एंगल पे, कितने 0 डिग्री पे कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30, 40, 50 डिग्री और 90 डिग्री तक कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। जहाँ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वहाँ उतनी ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर शो करेगा, उसी को हमें चेक करना है। सो दिस इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। नाउ फिर से देखते हैं हम इसको दूसरे तरीके से, सेम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। निकल क्रिस्टल हो गया, इस क्रिस्टल की एक एक्सिस ले ली हमने। अब इस एक्सिस पे जो क्रिस्टल की लैटिस है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम आई, इंसिडेंस हुई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, डायफ्रैक्ट होकर चली गई। डायफ्रैक्ट होगी, ये बहुत पूरी जगह फैल जाएगी। अब जो हमने एंगल चेक किया, तो थीटा एंगल यहाँ से यहाँ का थीटा एंगल, और ये बीच का एंगल 5 मान लिया, और ये लैटिस एक एक्सिस है, तो थीटा प्लस 5 180 डिग्री होना चाहिए। नाउ a beam of electron emitted by electron gun is made to fall on nickel crystal cut along the cubical axis of particular angle. A scattered beam of electron is received by detector which can be rotated by an angle. इसको अपने एंगल से किसी भी एंगल पे हम ले जा सकते हैं। The energy of incidence beam of electron can be varied by changing the applied voltage. हम इस वोल्टेज को भी चेंज करेंगे, और हम यहाँ पे इसकी जो करंट है उसकी इंटेंसिटी को चेक करेंगे। Intensity of scattered beam of electron is found to be maximum at angle of scattering angle 50 डिग्री। 50 डिग्री एंगल पे सबसे ज़्यादा हमें स्कैटरिंग मिल रही है। हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी भी वोल्टेज पे हमें केवल 50 डिग्री पे सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग और सबसे ज़्यादा करंट मिल रही है। और हमने वोल्टेज को भी चेंज करके देखा, तो 54 वोल्ट पे हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से लो वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज को चेंज किया, तो 54 वोल्टेज पे ही हमें सबसे ज़्यादा करंट मिली है। तो दो ऑब्जर्वेशंस मिले डेविसन जर्मर को कि 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पे और 54 वोल्ट के एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पे हमें सबसे ज़्यादा करंट या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं।
तो इन दोनों को इसने दो तरीके से, एक ब्रैग और डी ब्रोगली दोनों के इक्वेशन से सॉल्व किया। सबसे पहले तो यहाँ इसने लैटिस के अकॉर्डिंग देखा, तो इन्होंने देखा थीटा प्लस फाई, फाई यहाँ 50 डिग्री बोला गया है, ये डिफ्लेक्शन एंगल है, तो थीटा प्लस 50 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 65 डिग्री। ये लैटिस से कितने का एंगल बना रहा है? 65 डिग्री का। नाउ for nickel crystal, spacing between interatomic separation for nickel crystal is 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर हम उसको रखते हैं फर्स्ट क्रिस्टल के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है डी ब्रोगली ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन बोलता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, 2d, d यहाँ इंटरएटॉमिक सेपरेशन, sin थीटा, थीटा 65 डिग्री, n फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू हम इससे निकालते हैं, तो जो इस वैल्यू में रखने के बाद हमारे पास आंसर आता है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। और ब्रैग इक्वेशन पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। तो डेविसन जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के 50 डिग्री वाले पार्ट को रख के ब्रैग इक्वेशन लगाया और उससे इन्होंने लैम्डा इक्वल टू 1.65 निकाला। अब इसी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में सेकंड आंसर जो आया था 54 वोल्ट, और इसको इन्होंने डी ब्रोगली वाले में रखा जहां 1.227 या 12.27 अपॉन रूट भी था, और उससे भी आंसर निकालने की कोशिश की और चेक किया कि वो आंसर क्या इस ब्रैग इक्वेशन के आंसर से मैच करता है। अगर दोनों मैच करते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है और वेव नेचर भी फॉलो करता है। तो इन्होंने जो ग्राफ चेक किया 54 वोल्ट पे, जो ग्राफ आया 50 डिग्री एंगल तो रहा, लेकिन यहाँ पे वो इंटेंसिटी ऑफ बीम मैक्सिमम नहीं रही। इन्होंने वोल्टेज और चेंज किया, 48 वोल्ट लिया, थोड़ी सी कर्वेचर और बढ़ गई। यहाँ जो करंट की वैल्यू थी, ये जो करंट की वैल्यू, एक एंगल यहाँ पर ट्रेस किया, ये 50 डिग्री ही होगा, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम रहा, और इसके लिए जब ट्रेस किया तो ये भी 50 डिग्री रहा। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा और अचीवमेंट मिल सकता था, तो इसको फिर थर्ड प्लेट पे चेक किया, और 54 वोल्ट पे ये सबसे ज्यादा 50 डिग्री एंगल उतना ही रहा, लेकिन 54 वोल्ट पे सबसे ज्यादा रेडिएशंस मिले। स्कैटर्ड बीम की वैल्यू सबसे ज्यादा रही। नाउ और इसके आगे भी बढ़ा कर देखा कि हो सकता है कि किसी एक एंगल पे और ज़्यादा वैल्यू मिल जाए, तो 64 वोल्ट और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर अब ये जो एंगल था, अब ये जो वैल्यू थी ये कम होने लगी, मतलब 54 पे ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हुई। उनको केवल 50 डिग्री पे ही सबसे ज़्यादा इंसिडेंस रेडिएशंस मिला, तो 50 डिग्री तो उन्होंने यूज़ कर लिया था ब्रैग इक्वेशंस में, लेकिन 54 वोल्ट जो वोल्टेज यहाँ पे मिला, इस वोल्टेज पे सबसे ज़्यादा इंसिडेंस बीम में जो स्कैटर्ड बीम मिली, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिली। तो 54 वोल्ट को डी ब्रोगली ने यूज़ किया, 50 वोल्ट को यूज़ किया ब्रैग इक्वेशन में, 54 वोल्ट को यूज़ किया डी ब्रोगली इक्वेशन में। किसने? डेविसन एंड जर्मर ने। तो डेविसन एंड जर्मर ने एक ही एक्सपेरिमेंट की दो ऑब्जर्वेशंस को दो डिफरेंट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के दो फेमस एक्सपेरिमेंट में पुट किया, और जब यहाँ 12.27 अपॉन रूट वी में 54 वोल्ट की वैल्यू रखी, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि पिछले वाले आंसर 1.65 से बहुत ही क्लोज है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है। मतलब इलेक्ट्रॉन हो, एक पार्टिकल हो, चाहे उसका वेव नेचर निकाला जाए डी ब्रोगली से, चाहे रे नेचर निकाला जाए ब्रैग से, दोनों में ही उसकी वैल्यू सेम आई। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस व्हाई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स, इट प्रूव पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली। और निकल क्यों यूज किया? क्योंकि निकल एक एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल है, और उसका जो एटॉमिक सेपरेशन है दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे यूजफुल है। नाउ इसका एनोड के हिसाब से एक पोटेंशियल भी निकाला, फर्दर आपको इसका आगे यूज मिलेगा। और ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे डायफ्रैक्शन पैटर्न फाउंड हुआ उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे 54 वोल्ट, उसको भी यहाँ चेकआउट किया। तो 12.25 अपॉन रूट वी था, तो रूट वी के टर्म में कितनी वैल्यू आती है, तो ये यहाँ पे इनको मैक्सिमम 54 वोल्ट जैसे इन्होंने किया, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई। थैंक यू।